Hello students, my name is Imran. Welcome back to Problem and Solution Classes. Problem and Solution Classes में ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र की वीडियो नंबर 3 है और आज की इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी यहाँ पर आज हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेसन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और जानेंगे कि अर्थव्यवस्था में यानी समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आगे के मूलभूत अवधारणाओं को भी हम बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो आज के इस लेसन में हम समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में स्टडी करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 4 क्षेत्र हैं। नंबर 1 परिवार क्षेत्र, नंबर 2 उत्पादक क्षेत्र, नंबर 3 सरकारी क्षेत्र और नंबर 4 विदेशी क्षेत्र। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परिवार क्षेत्र क्या होता है। परिवार क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है। यानी यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि परिवार क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है और उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, वही उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी सारे उपभोक्ता परिवार क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो परिवार के सभी सदस्य जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं वो सब के सब परिवार क्षेत्र में आते हैं। और साथ ही अगर हम इसको दूसरी तरीके से समझें तो परिवार के सभी सदस्य जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं और साथ ही फर्म के मालिक को परिवार क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जितने भी उपभोक्ता हैं वो सब के सब परिवार क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि एक परिवार क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है। और उपभोक्ता कौन होते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए। इसी तरह परिवार के द्वारा यानी परिवार के सदस्यों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उसे उपभोग व्यय कहते हैं। यानी परिवार के सभी सदस्य जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करते हैं यानी जिन्हें उपभोक्ता कहते हैं, अगर वह वस्तु और सेवाओं पर खर्च करते हैं, व्यय करते हैं तो ऐसे व्यय और खर्च को उपभोग व्यय कहते हैं। तो परिवार क्षेत्र वस्तु सेवाओं पर जो खर्च करता है वो उपभोग व्यय कहलाता है। तो अब हम समझते हैं कि उत्पादक क्षेत्र किसे कहते हैं। उत्पादक क्षेत्र एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने वाली सभी इकाइयों यानी फर्मों जैसे कारखाने फैक्ट्रियों को शामिल किया जाता है क्योंकि यह वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करती है। यानी उत्पादक अपनी आय प्राप्त करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है, वो सब का सब उत्पादक क्षेत्र कहलाता है जिसमें उत्पादन की सभी इकाइयों यानी फर्मों को शामिल किया जाता है। अब उत्पादक द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण पर व्यय किया जाता है यानी उत्पादक द्वारा जो वस्तु और सेवाएं बनाई जाती हैं उन पर जो व्यय होता है, उन पर जो खर्च होता है उसे निवेश व्यय कहते हैं। और उत्पादक के द्वारा निवेश व्यय इसलिए किया जाता है ताकि पूंजी का निर्माण हो सके यानी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो सके। तो उत्पादक द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण पर किया गया व्यय निवेश व्यय कहलाता है। तो इस तरह परिवार क्षेत्र द्वारा जो परिवार क्षेत्र में परिवारों द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाएगा वो उपभोग व्यय और उत्पादक क्षेत्र में उत्पादकों द्वारा जो खर्च किया जाएगा वो निवेश व्यय कहलाता है। अब हम समझते हैं कि सरकारी क्षेत्र किसे कहते हैं। सरकारी क्षेत्र में दोनों चीज़ें होती हैं यानी सरकार निवेश भी करती है और उपभोग भी करती है। यानी अभी आपने पहले पढ़ा निवेश और उससे पहले पढ़ा था उपभोग। यानी परिवार क्षेत्र द्वारा उपभोग किया जा रहा था और उत्पादक द्वारा निवेश किया जा रहा था।
लेकिन सरकारी क्षेत्र में सरकार व्यय भी करती है और निवेश भी करती है। तो चलिए इसको दोनों स्टेप से समझते हैं। नंबर 1, सरकारी क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है, जैसे कानून व्यवस्था, सुरक्षा पर व्यय, कल्याणकारी कार्यों पर आदि सभी इसी प्रकार के खर्चे जो सरकार के द्वारा उपभोग पर किए जाते हैं, ये सरकार के उपभोग व्यय कहलाते हैं। इसी तरह सरकार उत्पादक के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण भी करती है। तो उत्पादक के रूप में सरकार वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण पर व्यय भी करती है, तो ये सरकार का निवेश व्यय कहलाता है। तो जैसे सरकारी फर्में, सरकार की भैल कंपनी, रेलवे कंपनी आदि, यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है, तो यहाँ पर सरकार निवेश व्यय करती है। तो इस तरह सरकार उपभोग व्यय भी करती है और निवेश भी करती है। तो सरकार के द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर व्यय किया जाता है और प्लस निर्माण पर व्यय किया जाता है, इन दोनों को जोड़कर सरकारी व्यय बनता है। यानी सरकारी व्यय में दोनों आ गए, उपभोग भी और निवेश भी। तो इस तरह सरकारी क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो उपभोग और निवेश किया जाता है उसे सरकारी व्यय कहते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं विदेशी क्षेत्र किसे कहते हैं। विदेशी क्षेत्र में एक देश के द्वारा, जैसे भारत, एक देश के द्वारा शेष विश्व, या शेष के मतलब अपने देश के अलावा शेष विश्व के साथ किए गए वस्तुओं के आयात व निर्यात तथा पूंजी के प्रवाह को शामिल किया जाता है। यानी विदेशी क्षेत्र में जो हम अन्य देशों के साथ वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं या पूंजी का प्रवाह करते हैं, तो उसी को विदेशी क्षेत्र कहा जाता है। ये दोनों आयात व निर्यात और पूंजी का प्रवाह, ये सब का सब विदेशी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो इस तरह एक देश के द्वारा शेष विश्व के साथ किए गए वस्तुओं के आयात व निर्यात और वस्तुओं के प्रवाह को शामिल किया जाता है। अब विदेशों के साथ किए गए निर्यात तथा आयात के अंतर को शुद्ध निर्यात कहते हैं। अर्थात विदेशों से जो हमने निर्यात किया, निर्यात माने बेचा, और आयात यानी खरीदा, तो इस निर्यात व आयात के अंतर को ही शुद्ध निर्यात कहा जाता है। तो विदेशी क्षेत्र में विदेशों से जो वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात तथा आयात किया जाता है और पूंजी का प्रवाह किया जाता है, इसी को विदेशी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इस तरह से शुद्ध निर्यात तथा आयात का अंतर होता है। तो इस तरह हमने परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र के बारे में समझ लिया। अब हम इसको शॉर्ट में समझते हैं कि चारों क्षेत्र किस तरह। तो इस तरह परिवार क्षेत्र द्वारा यानी उपभोक्ताओं के द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है वो उपभोग व्यय कहलाता है, और उत्पादक क्षेत्र द्वारा यानी फर्म के स्वामी के द्वारा जो वस्तुओं सेवाओं का निर्माण किया जाता है और उन पर जो व्यय किया जाता है वो निवेश व्यय कहलाता है। इसी तरह से सरकारी क्षेत्र द्वारा दो तरीके से कार्य होगा, जैसे कल्याणकारी एजेंसियों द्वारा वस्तुओं सेवाओं पर किया गया व्यय और उत्पादक के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का किया गया निर्माण, इन दोनों पर किया गया व्यय सरकारी व्यय कहलाता है। और इसी तरह विदेशी क्षेत्र के द्वारा शेष विश्व के साथ जो निर्यात तथा आयात किया जाता है उसके अंतर को शुद्ध निर्यात कहते हैं। तो इस तरह हमने पहले परिवार क्षेत्र, फिर उत्पादक क्षेत्र, फिर सरकारी क्षेत्र और फिर विदेशी क्षेत्र के बारे में स्टडी कर ली है और समझ लिया है। और अब आपको नेक्स्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 4 में निवेश व उसके घटक और मूल्यह्रास के बारे में समझाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह सभी वीडियोस मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए। थैंक यू।